जाएगा। जो 23% प्रैक्टिकल का वेटेज है वो फिर शिफ्ट हो जाएगा, आई थिंक 13% पेपर 2 में चला जाएगा और तकरीबन आपके पास 10% जो है वो पेपर 1 में चला जाएगा। तो इट विल बी समथिंग लाइक 60-40 का आपका रेशियो बनेगा, जो फाइनल आपका बनेगा। 60 विल बी योर पेपर 2 एंड 40 विल बी योर पेपर 1। तो आपके ख्याल में अच्छा आइडिया है या नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए? यार मेरे हिसाब से इट्स अ गुड आइडिया, इट्स बेटर आइडिया व्हाट आई बिलीव, ठीक है ना। एंड यू कैन फोकस ऑन ओनली 2 थिंग्स ना, आप 2 चीजों पे फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ 3 थिंग्स, तो आप ज्यादा फोकस 2 चीजों पे कर सकोगे ना। फिर कभी कभार प्रैक्टिकल्स जो है ना वो बड़े ऑड टाइमिंग पे भी होते हैं। लेट्स से किसी बच्चे का प्रैक्टिकल है, फिर उसका फौरन फिर पेपर 2 है, मैथ्स का कोई पेपर है, तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए, उससे भी प्रॉब्लम आती है। सिर्फ उस सेम सब्जेक्ट में नहीं आती, कभी कभार दूसरे सब्जेक्ट में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम बनती है। खैर, what we were discussing about deformation, है ना। और डिफॉर्मेशन के चैप्टर में, ठीक है जी सर आपने ग्राफ दिखाया था अपनी कोई बुकलेट से, तो वो आज कंप्लीट। हाँ, वो मैं ग्राफ, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो ग्राफ हमें कंटिन्यू करना है। अच्छा, उस ग्राफ में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, ठीक है ना। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक लिमिट, ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें देखे थे। और उसके बाद यील्ड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यील्ड पॉइंट तक हम बाय द वे पहुंच गए थे। आज मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, या आज नहीं हो सका तो मैक्सिमम कल वाली क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा, विच मीन्स कि ये इन ऑनलाइन क्लासेस में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। देन विल वी मूव ऑन टू अवर रेगुलर क्लासेस जो हमारी होंगी, ठीक है, स्कूल में, और उसमें फिर हम इंशाल्लाह वेव्स को स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज नॉट वेरी लॉन्ग, दिस इज अ स्मॉल चैप्टर। सर अभी क्या सिलसिला, अल्टरनेट डेज होंगे या फिर रेगुलर, मतलब फुल फिजिकल? मुस्तकिम इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, कॉलेज की पॉलिसीज हैं ये, मुझे इसका कुछ भी आइडिया नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा जी, डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स आपके पास अंटिल फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर मैंने आपको बताया जहाँ पे जो है ग्राफ जो है वो 2 हिस्सों में ऑब्जेक्ट टूट जाता है। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग दिस ग्राफ, ग्राफ दिख रहा है ना भी सबको स्क्रीन पे? यस सर। ए पॉइंट तक हमारे पास लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। ए पॉइंट पे एक्सटेंशन और फोर्स जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा एक्सटेंशन बढ़ेगी, लीनियर अमाउंट में, सेम अमाउंट में फोर्स भी आपके पास जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है कि यहाँ तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है, विच मीन्स दैट कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को, लेट्स से हमारे पास एक ग्राफ है, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट को इलास्टिक लिमिट तक ले गए, ये हमारी इलास्टिक लिमिट है, और अब हम इसको यहाँ से, दिस इज लोडिंग, ये हमारे पास इसकी लोडिंग करते हुए ग्राफ बना, अनलोड कर देंगे तो ये ग्राफ यहीं से यूँ वापस ओरिजिनल लेंथ पे वापस आ जाएगा, इट विल रिटर्न बैक टू दी ओरिजिन। यानी इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जहाँ तक ऑब्जेक्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन करता है, एंड इफ यू remove the load, the external force on the elastic limit point, the object will return to its original shape, ठीक है। बट बियॉन्ड दैट, अगर हम इससे आगे निकल जाएं तो आपके पास ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पॉइंट पे नहीं आता, ओरिजिनल शेप में नहीं आता, एंड दैट पॉइंट इज एक्चुअली नोन एज यील्ड पॉइंट, ठीक है जी, विच इज एक्चुअली सी। अच्छा जी, यील्ड पॉइंट क्या है कि जैसे ही आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करते हैं, उसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल चिपका हुआ एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं यील्ड पॉइंट, और व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस टू इट्स यील्ड पॉइंट, इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, सर अगर मैं सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को ला के छोड़ दूं तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो वापस आता है, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो उसका तरीका बड़ा सिंपल सा ये है कि आप यहाँ यील्ड पॉइंट से एक लाइन लेंगे जो बिल्कुल सेम पैरेलल चलेगी किसके, आपकी ये जाने वाली लाइन के हुक स्लॉ के, ये देखें यूं, ठीक है जी, ये इस तरीके से। या मैं इसका कलर चेंज करता हूं ताकि और बेहतर तरीके से आपको ये नजर आए। मतलब आप सी पॉइंट पे रखेंगे अपना स्केल, ठीक है,
और उसके बाद आप एक लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल पैरेलल चलेगी आपकी ये ए वाली लाइन तक, ओ ए वाली लाइन तक, ठीक है। और इसको ले जाके आप एक्स एक्सिस से कट करेंगे। जैसे ही आप इसको एक्स एक्सिस से कट करोगे आपको नजर आएगा कि एक्स एक्सिस पे ये ओरिजिन पे कट नहीं होगी, बल्कि उससे थोड़ा सा आगे जाके शुरू होगी। तो ये जो है इसके अंदर, लेट से ये कुछ भी लेंथ है, लेट से दिस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये 1 सेंटीमीटर की इसमें क्या हो गई होगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई होगी। बात समझ में आ रही है? यानी इसकी परमानेंट चेंज इन लेंथ कितनी हो गई है, अब हमारे पास 1 सेंटीमीटर चेंज हो गया। जैसे कि अगर ये कोई स्प्रिंग था या वायर थी, लेट्स से दिस इज वायर, एक्चुअली वायर ओरिजिनल लेंथ जो थी इसकी एल, दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब हम जब उसको सी पॉइंट पे ले जाके वापस छोड़ा तो अब उसकी जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी उसमें परमानेंटली 1 सेंटीमीटर का चेंज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? इसमें किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? यस सर, थोड़ा ना ये एग्जांपल से समझाएं थोड़ा। देखिए मैं एग्जांपल से अगर समझाता हूँ, अगर मैं एक वायर है हामिज, उसको पॉइंट सी तक ले जाऊं, तो पॉइंट सी पे मैं उस वायर को लेके गया, अच्छा उस वायर की जो ओरिजिनल लेंथ थी हामिज वो 5 सेंटीमीटर थी, मैं उसको यील्ड पॉइंट तक लेके गया। यील्ड पॉइंट पे जब मैं उसको लेके गया तो फिर मैंने उसको अनलोड करना शुरू किया। यानी ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज लोडिंग और रेड लाइन जो है दैट इज अनलोडिंग, यानी हमने अब उसमें से लोड उतारना शुरू किया। तो हमें जब हम उसको अनलोड करेंगे ना तो वो ऑब्जेक्ट वापस, जाहिर सी बात है, वो अपनी ओरिजिनल शेप में जाने की कोशिश तो करेगा क्योंकि उसके अंदर टेंशन का फोर्स तो डेवलप हुआ होगा। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट वापस टेंशन अपनी जीरो करेगा तब उसकी जो एक्सटेंशन है वो जीरो नहीं होगी, उसकी एक्सटेंशन में थोड़ा सा चेंज आ चुका होगा, यानी उसकी लेंथ थोड़ी सी चेंज हो गई होगी। अब जो वायर ओरिजिनली लेंथ में 5 सेंटीमीटर थी उसको जब हमने यील्ड पॉइंट के ऊपर लोड किया ले जाके, तो जब वो वापस आई तो उसकी लेंथ कितनी हो गई है हमें, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि पहले 5 थी अब 6 हो गई है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 1 सेंटीमीटर का क्या आ गया है, परमानेंट चेंज इन लेंथ हो गया है, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। अब इसका शेप जो है वो चेंज है। लेकिन बी के बाद हल्की सी भी होगी क्यों, क्योंकि बी के बाद तो परमानेंट डिफॉर्म हो जाना चाहिए ना पूरे को। तो हाँ, तो सी पॉइंट बी के साथ चिपका हुआ है ना, बिल्कुल बी पॉइंट जो है सी के साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। तो हमने यही कहा ना कि चलो भाई तुम अगर बी तक भी ले जाओ तो बी के ऊपर भी अनलोड करोगे तो वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन सी बिल्कुल उससे जरा सा ही आगे जाओगे, यानी जैसे ही तुम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करोगे उसके बाद यील्ड पॉइंट आएगा और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, ठीक है जी, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया यील्ड पॉइंट। अच्छा बाय द वे उसके बाद अब आप इसको जब खींचते रहेंगे तो आप नोटिस करें कि इसमें बहुत देर तक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती रही है। यानी अगर मैं तुम लोगों से बोलूं तो तुम लोग कहोगे सर ओ से लेके ए बी तक ये कौन सी डिफॉर्मेशन है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। और बाय द वे अब बी के बाद यानी सी से लेके डी तक ये सारी की सारी कौन सी डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि अब आपके पास कंटिन्यूअसली ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज होता ही जा रहा है। अब अगर आप कहें कि सर मैं अगर किसी भी पॉइंट के बाद, लेट से मैं सी के बाद किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्प्रिंग को अनलोड करूं, लेट से मैं एक पॉइंट कह देता हूं, ये पॉइंट है दिस पॉइंट एक्स पॉइंट पे मैं अगर स्प्रिंग को अनलोड करूंगा या वायर को अनलोड करूंगा तो क्या होगा। तो बाय द वे बड़ा सिंपल सी बात है, आप अनलोड कर दीजिए, यहाँ से सीधी लाइन बनाइए। अगेन ये जो OA वाली लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल लाइन आनी चाहिए, तो ये पैरेलल आएगी तो ये हो जाएगा। यानी अगर आप एक्स पे जाके इसको अनलोड करेंगे तो ये देखिए इतना ज्यादा इसमें चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको डी पॉइंट तक अगर ले गए, ठीक है, डी पॉइंट पे जब आप इसको लेके जाओगे तो डी पॉइंट के ऊपर अब इसके मॉलिक्यूल्स के जो ब्रेकिंग है, मॉलिक्यूल्स का टूटना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा,
ठीक है, जो कह भी रहा है वो इसमें डी पॉइंट आफ्टर विच द वायर स्टार्ट टू ब्रेक। डी पॉइंट पे जब आप पहुंचोगे तो उसके बाद आपके पास ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के टूटने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और एफ पॉइंट जो है वो फ्रैक्चर पॉइंट है। फ्रैक्चर पॉइंट पे मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपका दो टुकड़ों में ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों का कि सर देखें, ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट पे फोर्स थोड़ी सी कम है ब्रेकिंग पॉइंट पे, ऐसा क्यों है? जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, लेट से ब्रेकिंग पॉइंट अकर होता है 500 न्यूटन के ऊपर, ठीक है जी, ब्रेकिंग पॉइंट अकर्स एट 500 न्यूटन, तो फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो 480 पे अकर हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये इससे थोड़ा सा नीचे क्यों है? तो आंसर ये है कि लेट्स, ब्रेक होना स्टार्ट होंगे ना पहले तो, हाँ पहले आहिस्ता मॉलिक्यूल्स, आहिस्ता। बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से ये वायर हो, हम इसको डी पॉइंट पे ले गए, जैसे कि हमने इसको 500 न्यूटन का फोर्स दे दिया, तो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया, ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अच्छा, जैसे ये ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचा, हमने कहा यार इसको अनलोड करो, ये टूट जाएगा, ठीक है, इसको अनलोड कर दो, टूट जाएगा। तो हमने फौरन इसको अनलोड किया, और अनलोड करके हमने लेट से कितने पे ले आया इसको, 480 के ऊपर। लेकिन 480 पे लाने के बावजूद, अनलोड करने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डी पॉइंट पे पहुंचा के हमने कौन से प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, ब्रेकिंग के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। अब आप बेशक उसको अनलोड भी कर ले, तब भी उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी देर बाद ब्रेकिंग जरूर होगी, यानी वो ऑब्जेक्ट फ्रैक्चर जरूर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है जी। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डी पॉइंट पे ले जाएं, ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाएं, ठीक है, उसको उस लिमिट तक ले जाएं कि जहां पे ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद अगर आप उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं बचेगा, वो टूट जाएगा। सर एक सवाल है, बोले। तो 500 के बाद हम जब लोड हटाएंगे तो फिर लोड थोड़ा क्यों हटा रहे हैं, पूरे ही लोड हटा दें फिर तो। क्या चीज? 500 के बाद जब हम लोड नहीं लगा रहे तो फिर पूरा हाँ, लोड हटा दें, थोड़ा कम क्यों कर रहे हैं। थोड़ा कम, ऑब्वियस सी बात है कि जब लोड्स आप लगाते हो ना इस वायर में, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हो। जैसे कि हमें एक्चुअली यहाँ पे जो लोड लगा होगा ना, वो भी इस ग्राफ की रिस्पेक्ट से हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे लोड्स लगाते गए होंगे इसके अंदर। जब भी देख रहे हो ना, ये फिर ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, पहले लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आई, फिर इलास्टिक लिमिट आया, फिर यील्ड पॉइंट आया, उस सेंस में हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। अगर आप एकदम से एक बहुत बड़ा लोड जो है वो एक वायर के ऊपर लटका दो कि जो उसको उसके ब्रेकिंग पॉइंट से बियॉन्ड ले जा रहा हो, तो फिर आपको मौका थोड़ी मिलेगा लोड उतारने का। आप लोड लटकाओगे, वो टूट जाएगी फौरन, ठीक है। डी पॉइंट के बाद जैसे कि आप लेट से एक वायर है, उस पे ये जो वायर है मैंने जैसे 500 का दिया था, आपने इकट्ठा 500 का लोड डाल दिया उस पे, ठीक है ना। इकट्ठा जब 500 आप उस पे डालोगे, तो वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। जैसे वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, आप उसका लोड उठा ही रहे होगे कि वो टूट चुका होगा उससे पहले, सही सही। और ठीक है सर ना अगर डी ये। से हम पैरेलल लाइन बनाए जो ओ से ए तक बनी हुई है, तो उससे आपकी वायर की पूरी लेंथ भी मालूम हो सकती है ना, चेंज इन लेंथ, पूरी वायर की लेंथ अगर डी से ये बनाए। कह रहे हो आप? जी, या हाँ एफ से बिल्कुल मालूम सही, होगी। बिल्कुल सही। डी नहीं से नहीं, एफ से तो फ्रैक्चर हो जाएगा ना, फ्रैक्चर डी से से कह रहा हूँ होगा। ना, डी से होगा। बिल्कुल सही। डी से हमें ये पता चल सकता है कि इतनी इस पे लेंथ इसकी मैक्सिमम चेंज हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जिसमें इलास्टिक प्लस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दोनों शामिल है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक वायर है जिसने हमने स्ट्रेच किया, ठीक है, कहां तक हम उसको ले गए हैं, डी पॉइंट से थोड़ा सा पहले तक लेके गए हैं। लेट्स से हम इसको यहां से वापस लें, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पी, और हम पी पॉइंट पे तक हम इसको लेके गए, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आएगा। क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरा, ठीक है। ठीक है जी, ये आपके पास, अच्छा जी, अब इसमें से मुझे बताइए कि
ये जो टोटल एरिया आपको मिलेगा, ऑब्वियसली ओ से लेके ए तक का एरिया तो आपको किस तरह से मिल जाएगा, सिंपली ट्रायंगल का शेप लगा के मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे का एरिया का क्या करेंगे आप लोग? जी बच्चों। सर मेरे ख्याल से ना बी, आई थिंक बी या सी से लेकर पी तक आप पैरेलल लाइन बनाते हैं और उसके बाद फिर ट्रेपेजियम ट्रायंगल ऐड करके। यार वो एक जुगाड़ू तरीका है, वो बेसिकली वैसे निकल तो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हमें ऐसे ग्राफ में इशू ये होता है कि फिर आप क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस अंडर द कर्व। मैंने याद है काइनेमेटिक्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन बताया था जिसमें वो कर्व जैसा बना था, वो पूरा गोल सा एक बना था, तो उसमें भी आपको काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस अंडर द कर्व करने पड़ जाते हैं। ठीक है जी, तो वो फिर आप एरिया काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस अंडर द कर्व या इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं, बट सिंस वी आर नॉट हैविंग एनी इक्वेशन तो हम उसमें इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो वी विल जस्ट सिंपली यूज द काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस अंडर द कर्व और उससे एरिया निकालेंगे। लेकिन मेरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, हम एक वायर को ओ से लेके पी तक लेके गए, हमने उसमें बहुत सारा वर्क किया, फिर हमने पी पे ले जाके उसको अनलोड कर दिया, तो ये पूरे का पूरा हिस्सा ब्लैक वाला लोडिंग और ये रेड वाला जो हो जाएगा अनलोडिंग हो जाएगा, ये उसमें परमानेंट चेंज इन लेंथ हो गया। ठीक है जी, ये बताइए कि इसमें अगर मैं इनका थोड़ा सा कलर शेड चेंज कर दूं कि ब्लू शेडेड एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑरेंज शेडेड एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? जी सर वो इनइलास्टिक और इलास्टिक वाली चीज को। बिल्कुल सही है, काफी हद तक बात सही है फेमिना, लेकिन अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये टोटल एरिया ब्लू प्लस ऑरेंज जो है ना, ये जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल, ठीक है, टोटल वर्क डन, ये टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, क्या लिखा है सारिम? के को नहीं बेटा, के को नहीं कर रहा, के तो ग्रेडियंट के बराबर होता है सारिम, एरिया की बात हो रही है। ठीक है, एरिया ऑफ ए फोर्स एंड एक्सटेंशन ग्राफ इज स्ट्रेन एनर्जी, याद है आपको सारिम कि अगर हम फोर्स और एक्सटेंशन ग्राफ का एरिया निकालें तो वो स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी स्प्रिंग में स्टोर होती है और जो हमें वापस मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें सारी की सारी एनर्जी वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, एक्चुअली में जो हमें एनर्जी मिलेगी वो सिर्फ कौन सी मिलेगी, ओ से ए तक, यानी ये आपकी सिंपली क्या होगी, स्ट्रेन एनर्जी। तो व्हाट अबाउट दिस ऑरेंज एरिया, ये ऑरेंज एरिया किस चीज में चला जाएगा? जी जनाब। सर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि वो डिफॉर्मेशन प्लास्टिक हो रही है ना, तो शेप चेंज करने के लिए मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, कौन है भाई पढ़ा लिखा आदमी? अगेन यारिफ साहब, वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हैं यारिफ कि ये एनर्जी एक्चुअली में लॉस्ट हो जाएगी हमारी, दिस विल कॉल्ड एज अ लॉस्ट एनर्जी, क्योंकि ये हमें वापस नहीं मिलेगी। और अगर लॉस्ट होगी तो वही बात है कि एनर्जी लॉस्ट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो कहाँ जाएगी? तो इन्होंने, यारिफ ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जब हम खींचेंगे तो उनकी शेप में परमानेंट चेंज आएगा, मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग चेंज होगी, दूसरा वो गर्म भी होंगे, जब एक दूसरे के ऊपर रगड़ खाएंगे तो रगड़ खाने की वजह से उसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो हीट, ये जो एनर्जी है, जैसे मैं अगर इनको लेबल कर दूं कि ये वाला हिस्सा ए है और ये वाला हिस्सा बी है, तो मैं कहूंगा कि टोटल वर्क डन ऑन वायर मेरे पास होगा ए प्लस बी, जो मैंने वायर पे टोटल वर्क किया। अच्छा, उसमें से ए वाला वर्क मुझे वापस मिल जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अवर स्ट्रेन एनर्जी, ये हमें इतना वर्क करने के बावजूद मिल भी जाएगी वापस। लेकिन बी वाली एनर्जी जो है दैट विल बी कॉल्ड एज लॉस्ट एनर्जी, ये हमारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी, और ये अगर लॉस्ट होगी दैट विल बी लॉस्ट या दैट विल बी यूज्ड इन चेंजिंग, परमानेंटली चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियसली ये मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग चेंज करने में भी इस्तेमाल हो रही होगी, इसका कुछ हिस्सा हीट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास इस एनर्जी को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसको मैथमेटिकल एक इक्वेशन बना के बोलूं, मैंने कहा जी a प्लस बी आपके पास जो है वो 100 जूल्स है, ये हमने एक वायर को O से लेके P पॉइंट तक खींचने के लिए टोटल वर्क किया 100 जूल्स का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
एक वायर को O से लेके P तक खींचने के लिए हमने टोटल वर्क किया 100 जूल्स का। फिर जब हमने P पे ले जाके उस वायर को छोड़ दिया वापस, तो वायर वापस आई, लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आई। ये यहाँ पे आई, किस पॉइंट पे? X पे आई, O पे नहीं आई, X पे आई। ठीक है, तो जब वायर वापस आई तो वापस आने में उसने मुझे A वाली एनर्जी, लेट से कितनी एनर्जी, 20 जूल्स की एनर्जी मुझे वापस कर दी। 20 जूल्स की एनर्जी रिटर्न हो गई मुझे, लेकिन 80 जूल्स की एनर्जी जो है वो मेरी कहीं गायब हो गई, मुझे नजर नहीं आया, 80 जूल्स मुझे मिला नहीं। तो 80 जूल्स अगर मुझे मिला नहीं तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा 80 जूल्स किधर चला गया? 80 जूल्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिफॉर्म करने के अंदर इस्तेमाल हुआ, जो कि उसके मॉलिक्यूल्स की पोजिशनिंग को भी चेंज कर रहा है और इसके अलावा हीट एनर्जी में भी चेंज हो रहा है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर एक सवाल है। सर स्ट्रेन एनर्जी का मतलब वापसी इस तरह मिल रही है ना कि स्प्रिंग आपका वापसी आ रहा है, मतलब वापस आ रहा है, बिल्कुल सही है। जब आप वायर को खींचोगे हामिज और उसके बाद पी के ऊपर, सिंपल सी एग्जांपल, आप एक वायर को पी तक खींचते हो और पी पे छोड़ते हो, तो वो वायर जब वापस आएगी, वापस आके आपके हाथ पे हिट करेगी। लेट्स से आपने हाथ से पकड़ा हुआ है उसको, तो जो हाथ पे आके हिट करेगी ना जिस एनर्जी से, दैट इज व्हाट स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है ना? सही। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने? मुस्तकीम साहब? नहीं सर। चलिए, और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? नूर, सामा, शिबला, ईमान, फहमीना, आयशा? नो सर, क्लियर है। नहीं सर, सही। ठीक है जी। तो जनाब इस तरीके से हम लोग फोर्स और एक्सटेंशन के ग्राफ में एनर्जीज को भी देख रहे होते हैं। लोडिंग अनलोडिंग आप लोगों को क्लियर हो गया, ये सारी चीजें देख लीजिएगा। अच्छा जी, नाउ अब हमने एक और टर्म को डिस्कस करना है, ठीक है, और उस टर्म का नाम हमारे पास क्या है? स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है जी, जो हमने टर्म्स अब हमने डिस्कस करनी है उनका नाम है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए प्रेशर जो हमने पढ़ा था दैट इज बेसिकली ऑन सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स एज वेल। ठीक है नहीं, इसी तरीके से बिल्कुल प्रेशर की तरह एक टर्म हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। और स्ट्रेस की टर्म जो है वो अगेन किस पे ही अप्लाई होती है? सिर्फ किस पे वर्क करेगी? सिर्फ सॉलिड्स के, सॉलिड्स पे काम करेगी। ठीक है जी। कैसे डिफाइन करते हैं हम स्ट्रेस की टर्म को? तो हमारे पास लेट से एक सीलिंग है, हमने उससे एक वायर को लटकाया। ठीक है, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूं। एक वायर को लटकाया, ठीक है, और हमने ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये शेडेड सा, हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई। ठीक है, ये फोर्स हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसी लग रही है? 90 डिग्री। ठीक है जी। तो ये फोर्स लगी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ठीक है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर लगी है। तो ये फोर्स अपॉन एरिया, इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? सिंपल लैंग्वेज में हमने पढ़ा है, इसको हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स की टर्म में हम फिर इसको प्रेशर नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऑब्जेक्ट की लेंथ में थोड़ा सा चेंज आएगा, तो हम इस क्वांटिटी को फिर क्या बोलने लगे? स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या है? स्ट्रेस इज सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, एक चीज पक्का याद रखिएगा कि ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है जी, फोर्स अप्लाई टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट राइट एंगल। ठीक है जी, ये हमेशा होना चाहिए। तो दैट इज एक्चुअली नोन एज स्ट्रेस। अगेन फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आपके पास स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया पास्कल है तो हम इसका ड्राइव यूनिट पास्कल भी बना सकते हैं, जिसका सिंबल बनेगा पीए। ठीक है जी, पीए सिंबल बन जाएगा। इसका जो बेसिक यूनिट बनेगा, ठीक है, बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा? आपके पास फोर्स का यूनिट होता है केजी, एमएस -2 और M2।
ठीक है जी, तो इसका यूनिट बन जाएगा kg m-1s-2। ये आपके पास इसका बेसिक यूनिट बनेगा। ठीक है जी। फिर तो सर ये हर स्प्रिंग पे भी लग सकता है, हर वायर पे, हर किसी पे लग सकता है ना, फिर तो ये जिसको आप खींच रहे हो, बिल्कुल हर ऑब्जेक्ट। बिल्कुल। और सर फिर जो हमने प्रेशर इन सॉलिड्स वगैरह पढ़ाते हैं, जो होता है प्रेशर, वो फिर क्या होगा? उसको क्या हम चीज? स्ट्रेस ही बोले, जो सॉलिड बोल के ऊपर सकते हैं उसको, बिल्कुल सही है। जब हम सॉलिड के ऊपर प्रेशर लगाते हैं एक्चुअली में, तो उसकी वजह से स्ट्रेस ही बेसिकली बन रहा होता है उसके। सर जी बेटे। सर आपने कहा था कि हम इसको फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर कहते हैं, बट इसमें स्ट्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि लेंथ में चेंज आता है। बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम किसी चीज के ऊपर ऑब्वियसली एक बात याद रखना फेमिना, जब हम किसी चीज के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, पुश भी करते हैं ना, तो वो प्रेशर लगा रहा होता है, और प्रेशर लगाने की वजह से तब भी उसके अंदर थोड़ा सा आपके पास लेंथ में चेंज आता है। जैसे कि आप एक स्प्रिंग, आप एक मैट्रेस के ऊपर बैठो, तो मैट्रेस के ऊपर जब बैठोगे तो आप उस पर फोर्स और पर यूनिट एरिया लगा रहे होगे, यानी उस मैट्रेस के ऊपर प्रेशर लगा रहे होगे। ठीक है ना? सही है। तो सर लेकिन डिफरेंस हाँ, है तो वो दोनों प्रेशर की चीज? वजह से मैट्रेस का क्या हो रहा होगा, एरिया चेंज हो रहा, वो सॉरी लेंथ में चेंज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? जी बिल्कुल वही चीज है तकरीबन। तो मतलब स्ट्रेस ओके कहेंगे सर। डायरेक्ट उसको। हाँ, उसको स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम, स्ट्रेस भी कह सकते हैं, या प्रेशर ऑन सॉलिड्स भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए प्रेशर ऑन सॉलिड्स जो था वो वेक्टर था या स्केलर था? वेक्टर। वेक्टर था। प्रेशर ऑन सॉलिड्स वेक्टर होता है। प्रेशर ऑन फ्लूइड्स मैंने आपको बताया था कि उसकी बहुत सारी डायरेक्शंस होती हैं फ्लूइड्स में, इसलिए हम उसको स्केलर कंसिडर करते हैं। ये बताइए स्ट्रेस, क्या ये वेक्टर होगा या स्केलर होगा? वेक्टर। वेक्टर होगा सर, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है आपके पास। आपने जब इस एरिया के ऊपर फोर्स लगाई है, तो स्ट्रेस की क्या डायरेक्शन बनेगी? वो भी नीचे की तरफ बनेगी। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस का जो सिंबल है वो ये सिंबल है, दिस इज सिग्मा, स्मॉल लेटर सिग्मा। ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये सर हमने पास पेपर में इस तरह के सवाल बहुत देखे हैं, इसमें ये सिंबल बना हुआ होता हाँ, ये सिग्मा का सिंबल स्ट्रेस का सिंबल है, बिल्कुल। ठीक है जी। सो दिस इज स्ट्रेस। अगर थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल ज्ञान दूं थोड़ा सा, तो एडिशनल ज्ञान ये एक्चुअली में जब हम मटेरियल्स को कंपेयर कर रहे होते थे ना, तो दोनों मटेरियल्स को कंपेयर करते हुए दोनों का एरिया सेम करना चाहिए हमें। ठीक है ना? तो इसलिए फिर हमने क्वांटिटी जो है वो स्ट्रेस डेवलप की। जैसे कि मैं एक बड़ा सिंपल सा सवाल तुम लोगों से पूछता हूँ, ये बताओ मुझे कि स्टील ज्यादा मजबूत होता है या प्लास्टिक? स्टील। स्टील ज्यादा मजबूत है। प्लास्टिक, ये कौन है प्लास्टिक वाला भाई? खैर, अच्छा जी, स्टील ज्यादा मजबूत होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है। अगर मेरे पास एक बहुत ही पतला सा स्टील वायर है, ठीक है, और मैंने उससे 100 kg लटकाया, तो 100 kg जैसे ही मैंने स्टील वायर से लटकाया, मैंने क्या देखा? वायर टूट गया, वायर ब्रेक कर गया। ठीक है। फिर मैंने क्या किया? एक प्लास्टिक का रॉड लिया, ये मैं प्लास्टिक का रॉड लाया, ठीक है, और इससे मैंने क्या किया? मैंने इस 100 kg को लटकाया, तो प्लास्टिक नहीं टूटा। ठीक है। मैंने कहा जी देखें, प्लास्टिक ज्यादा स्ट्रांग है, स्टील कमजोर है, स्टील तो टूट जाता है। ठीक है ना? अब बताइए क्या गड़बड़ हुई है दोनों में?
क्रॉस सेक्शन एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फर्क है ना, तो हम कहेंगे भाईजान आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो, आप तो कंपैरिजन ही गलत कर रहे हो ना। स्टील के मामले में जो है वो आप कर रहे हो इतना पतला वायर ले रहे हो, प्लास्टिक में आप इतना मोटा रॉड लेके आ रहे हो, प्लास्टिक का भी इतना पतला वायर लाओ ना, सेम एरिया का लेके आओ ना, या स्टील उतना मोटा लेके आओ रॉड, ठीक है। तो हमने कहा कि जी यूनिट एरिया की बात होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो दोनों का एरिया अगर सेम करके हम फोर्स लगाएंगे ना, तो उससे पता चलेगा कि कोई मटेरियल कितना स्ट्रांग है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली इन मटेरियल साइंसेस, जब आप मटेरियल साइंसेस इंजीनियरिंग या मटेरियल इंजीनियरिंग करोगे ना, या सिविल इंजीनियरिंग में भी बेसिकली इसका सब्जेक्ट आता है, तो ये सारी चीजें आप वहां पे डिस्कस करोगे, ये सारी चीजें, ठीक है ना। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट टर्म इज स्ट्रेन। अच्छा नोटिस कीजिए, हमने यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया कर दिया, यानी स्ट्रेस ने एक्चुअली में किसको रिप्लेस कर दिया, फोर्स को, ठीक है जी। इसी तरीके से हम बात करने लगे हैं स्ट्रेन की। अच्छा स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन है, स्ट्रेन इज एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज एक्चुअली स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा इसका जो सिंबल बना वो ये बना, ठीक है जी, एप्सिलॉन, ठीक है। E इज इक्वल्स टू x अपॉन एल, या कुछ किताबों में इस एक्सटेंशन को एक्चुअली में हम क्या भी बोलते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट चेंज इन लेंथ। तो कुछ किताबों में हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मीन्स चेंज इन लेंथ, अपॉन एल मीन्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी। अच्छा बताइए एक्सटेंशन किस में मेजर होती है, मीटर्स में, ओरिजिनल लेंथ भी किस में मेजर होती है, मीटर्स में। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये बताइए स्ट्रेन का कोई यूनिट होगा? नहीं सर, वही नहीं सर, नो। फिर तो हम पास्कल ये यूनिट बन जाएगा तब। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट है। इट इज सिंपली ए व्हाट इट इज अ रेशियो, ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए इसको। तो सॉरी मेरा एक सवाल रह गया कि अगर स्ट्रेस भी बिल्कुल वही फॉर्मूला है, प्रेशर भी वही फॉर्मूला था, तो फिर साइंटिस्ट ने इसको थोड़ा अलग क्यों किया, मतलब किस सॉलिड में अलग करना क्यों चाहा, इसको अलग करना स्ट्रेस और प्रेशर को थोड़ा थोड़ा, अगर नाम से ही क्यों सर? हो गया ये कॉपी? हेलो, आवाज आ रही है भाई? क्या हो गया? जी सर। सर मेरा एक सवाल था, वो रह गया था सर। एक बात है, अगर प्रेशर इन सॉलिड्स भी वही है, फॉर्मूला भी वही है, स्ट्रेस भी वही है, तो सिर्फ स्ट्रेस का नाम क्यों चेंज किया? हर चीज़ तो सही है, एक्यूरेट वही है। क्या मतलब? मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल मीनिंग भी सही है। वही है, सॉलिड्स पे ही लग रहा है,
तो फिर ये हाँ हाँ सिर्फ स्ट्रेस का नाम क्यों चेंज कर दिया इन्होंने? अच्छा, बेसिकली एक्चुअली स्ट्रेस देखो, ये जो स्ट्रेस है ना, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोगों में से किसी ने एक सवाल मुझसे ये नहीं किया कि सर फोर्स जरूरी थोड़ी है कि परपेंडिकुलर ही लग रही हो एरिया पे, ठीक है। फोर्स इस एरिया पे ऐसे भी तो लग सकती थी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, इसमें फोर्स जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है, जो हमारे बिल्कुल उसके क्या नाम है इसका प्रेशर के बिल्कुल सेम बनती है, ठीक है हम इस। लेकिन आपके पास इसके बाद और भी किस्म की स्ट्रेस होती हैं, ठीक है, जिसमें एक केस के अंदर हमारे पास फोर्स जो है वो हमारे पास इस तरीके से पैरेलल लग रही होती है एरिया के, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से एक और स्ट्रेस भी होती है जिसमें हम किसी चीज को मरोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक प्लास्टिक सा ऑब्जेक्ट है, हमने उसको दोनों हाथों से पकड़ के मरोड़ दिया, बाय द वे उसको मरोड़ने में भी हमें वर्क करना पड़ता है उसके अंदर, ठीक है। तो प्रेशर तो उसमें भी लगेगा? नहीं नहीं, उसमें प्रेशर तो लगेगा, लेकिन उसमें फोर्स बेसिकली आपके पास दो लगेंगी ना, वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की तरफ चला जाएगा वो, ठीक है। तो इस वजह से ना यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपके पास जो स्ट्रेस है वो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है बाय द वे, वो हमारे पास प्रेशर के बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि फिर इसकी और भी टाइप्स होती है ना, कि हमारे पास आपके पास शेयरिंग स्ट्रेस भी होती है, शेयरिंग स्ट्रेन भी बनती है, बल्क स्ट्रेन भी बनती है, स्ट्रेस बनती है हमारे पास। तो ये बल्क स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन, ये डिफरेंट टाइप्स होने की वजह से ना हम लोगों ने फिर इसको एक अलग क्वांटिटी करके स्टडी किया है कि परपेंडिकुलर लगेगा तो वो प्रेशर जो सिंपल स्ट्रेस होगा वो बिल्कुल प्रेशर से मिलता जुलता होगा, लेकिन शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो प्रेशर से अलग है, बल्क स्ट्रेस है वो भी प्रेशर से अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे न्यू क्वांटिटी को डेवलप किया, ठीक है। मतलब जो अगर ये जो आपने टेढ़ा पाइप बनाया, वायर बनाया, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नहीं कहलाएगा स्ट्रेस? वो स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं है, वो स्ट्रेस नहीं है। वो उसकी लेंथ को थोड़ी चेंज करेगा, तो साइड पे उसको मोड़ेगा ना, सही सही, ठीक है ना, इस वजह से। और सर स्ट्रेन किस चीज के लिए हम निकालते हैं वैसे? स्ट्रेन हम क्यों निकालते हैं, स्ट्रेन की क्वांटिटी बनाई क्यों हमने, ठीक है। स्ट्रेन की क्वांटिटी मैंने इसलिए बनाई, देखो मैंने कहा बेटा ये बताओ मुझे कि मेरे पास ये दो रबर बैंड है सेम मटेरियल के, दो रबर बैंड्स हैं सेम मटेरियल के, दिख रहे ए और बी, इसमें से किसके अंदर ज्यादा एक्सटेंशन होगी? बी में। बी में, क्यों? क्योंकि वो लॉन्गर है, ज्यादा तक। हाँ, तो वही ना, तो आप कह नहीं, मैं कहूँ कि यार देखो ए जो है वो भी तो रबर बैंड है उसी मटेरियल का, बी भी सेम है, तो आप कहेंगे सर बी के पास जो लेंथ है वो ज्यादा है, उसकी पर यूनिट लेंथ एक्सटेंशन होगी ना, हर मीटर के हिसाब से उसके अंदर एक्सटेंशन होगी, इक्वल कैसे होगी सारे? इक्वल नहीं होगी सारे। मगर आपके पास देखो एक छोटा रबर बैंड है जो दही वालों के पास से आता है, उस रबर बैंड को खींचो और जो दूसरा रबर बैंड जो बड़े वाले होते हैं उसको खींचो, तो दोनों में फर्क होता है ना। बड़ा वाला रबर बैंड जो है वो ज्यादा दूर तक खींचता है, छोटा वाला रबर बैंड जो है वो बहुत थोड़ा सा खींचता है ना, तो दोनों में एक्सटेंशन में फर्क आता है। तो एक्सटेंड, हाँ, पर यूनिट लेंथ एक्चुअली में हमने उसको लेंथ से रिलेट किया ना, कि हर मीटर के हिसाब से कोई चीज कितना एक्सटेंशन करती है, इसलिए हमने स्ट्रेन की वैल्यू को कंसिडर किया, ठीक है। ओके ठीक है, मतलब स्ट्रेन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना स्ट्रांग होगा कोई मटेरियल। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो ना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्ट्रेन कांस्टेंट है हामिस, तो आप क्या बोलोगे, एक्सटेंशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ओरिजिनल लेंथ के। वही ना, जो वही बात है ना, जो स्प्रिंग जितना वो जो रबर बैंड जितना लंबा होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा एक्सटेंशन हो सकती है ना, जो रबर बैंड जितना छोटा होगा उसमें उतनी कम एक्सटेंशन हो सकती है ना। सही सही, ठीक। इस वजह से हमने इसकी क्वांटिटी बनाई, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास स्ट्रेन बन गई। स्ट्रेन के लिए सिंपल मैंने आपको बता दिया, इट इज सिग्मा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल। अच्छा, जिस तरीके से हमने कहा कि जो फोर्स है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है जी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसी तरीके से हमने ये भी कह दिया कि जो स्ट्रेस है,
स्ट्रेस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी फिर जी, क्योंकि फोर्स को हमने रिप्लेस किया स्ट्रेस से, एक्सटेंशन को हमने रिप्लेस किया स्ट्रेन से, तो इसी तरीके से जैसे कि हमने फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ बनाया था, इसी तरीके से स्ट्रेन और स्ट्रेस का ग्राफ भी बनेगा। और स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज भी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो द ग्राफ विल आल्सो बी इन जी इज इन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ये कि अगर क्यों होगा, क्या चीज, मतलब ये क्यों होगा इस तरह का ग्राफ, क्योंकि स्ट्रेन तो अलग है, फोर्स अपॉन एरिया है, और स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है, और स्ट्रेन लेंथ अपॉन लेंथ है। सिंपल, तुम जिस ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाते जाओगे उतनी ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। हामिस ठीक है ना, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतनी एक्सटेंशन होगी, जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे फोर्स पर यूनिट एरिया लगाओगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एक्सटेंशन पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होती जाएगी। ये बताओ अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे हामिस, तो बताओ स्ट्रेस कितना होगा, होगा ही नहीं, तो बताओ स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन भी नहीं होगा फिर तो वही बात है ना, ग्राफ कैसा बनेगा फिर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ही होना चाहिए ना। स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रेन होती जाएगी ना, ठीक है। सर जरूरी है फिर वो स्ट्रेट ही हो, मतलब वेरी भी तो बिल्कुल सही है, स्ट्रेट ही होगा, लेकिन वही बात है ना, अगर ये वही हम लोग इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करेंगे तो फिर ये ग्राफ बिल्कुल कैसा होना शुरू हो जाएगा, ये देखो ये भी किस तरीके से हो जाएगा, देख रहे हैं, नजर आ रहा है सबको ग्राफ ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन का? जी सर, ये बिल्कुल डिट्टो वैसा ही ग्राफ बनना शुरू हो गया जैसे हमने फोर्स एक्सटेंशन का बनाया था, याद है? ठीक है जी, अच्छा जी। अब उसमें जो है वो फिर हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेंगे, वही हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, उसके बाद जो बी पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद सी पॉइंट हो जाएगा यील्ड पॉइंट, और डी पॉइंट जो है ना दैट इज ए ब्रेकिंग पॉइंट, या हम इसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, या हम इसको कभी कभार इसके लिए आप लोग पास पेपर में एक वर्ड यूज करते हो जिसको कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है जी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस कोई मटेरियल जो बेयर कर सके टूटने से पहले पहले तक, दैट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। या इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जिसपे कोई भी मटेरियल अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। जी मेरे ख्याल आज के लिए ज्यादा हो गया, आप लोग मेरे ख्याल थक गए हो अब आज हैं भाई। मुस्तकीम साहब क्या कहते हैं? मुस्तकीम साहब भाग चुके हैं, मुस्तकीम साहब नहीं मौजूद है, आज के लिए ज्यादा नहीं हो गया है? बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा, वक्त की कमी बर्दाश्त नहीं। हाँ मेरा ख्याल है चलो आज मेरा ख्याल है यहीं रोक लेते हैं, बहुत ज्यादा हो गया, सो गए बच्चे, ठीक है ना सर। डी मतलब अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, राइट? हमें भाई बाद में पढ़ लेना यार, आज ज्यादा हो गया है बहुत। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ये वो स्ट्रेस है जो मटेरियल बर्दाश्त कर सकता है जो है वो ब्रेकिंग होने से पहले, ब्रेकिंग सर ये अगली क्लास में समझाएंगे फिर से ये, हाँ मैं दोबारा से, ठीक है ना, वो कहते हैं ना यार मजाक मजाक में मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, वो वाली चीज है कि आप एक मटेरियल इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती है, मतलब पॉइंट डी, राइट, ग्राफ का? हाँ पॉइंट डी, ठीक है ना, पॉइंट डी के बाद फिर इंसान जो है ना फिर वो, और इधर हमारा लबरेज हो रहा है पैमाना। वही तो कह रहा हूँ, आप लोग अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पे पहुंच गए हैं ना इस वक्त आप लोग। हाँ चलो मेरा ख्याल है बस करते हैं आज, ठीक है भाई? कोई सवाल किसी ने और पूछना है तो पूछ लो, वरना पे स्टॉप करें। बस सर काफी है, कोई नहीं पूछेगा सवाल, बंद एंड कर दे मीटिंग। ठीक है भाई, चलो भाई, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।